स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हाल ही में एक योजना स्टार्ट हुई है जिसका नाम है टीम योजना, यानी ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम। इसमें सरकार खर्चा करेगी 277 करोड़ रुपए। ये हमारे MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें जो MSMEs हैं, खास तौर पे जो सूक्ष्म और लघु यानी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनको ई-कॉमर्स पे कैसे सामान बेचना है वो सिखाया जाएगा, खास तौर पे ONDC पे, क्योंकि सरकारी ई-कॉमर्स कंपनी है ONDC। तो 2024 से लेके और 2027 तक ये योजना चलेगी 3 साल के लिए, और 277 करोड़ इसमें सरकार खर्चा करेगी। तो जो MSME, मतलब इसमें माइक्रो और स्मॉल पे फोकस किया जाएगा, मीडियम साइज पे नहीं किया जाएगा। तो वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, और उनको ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनको कैसे ऑनबोर्ड होना है ONDC पे, कैसे सामान बेचना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे कैटलॉग बनाना है, ये सारी चीज़ें, अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट वगैरह, ये सब सिखाया जाएगा। इसको क्रियान्वित कौन करेगा? इसको क्रियान्वित करेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, यानी NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और ये जो स्कीम है टीम, ये एक स्कीम स्टार्ट हुई थी रैम्प, कोविड के समय में रैम्प योजना, यानी रेजिंग एंड ऑगमेंटिंग MSME परफॉर्मेंस, जिसको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। रैम्प योजना उसी के तहत ये शुरू की गई है। और अभी आपको बता दूं, MSME मंत्रालय ने यह भी अनाउंस करा है, एक यशस्विनी नाम का अभियान चलाया गया है। यशस्विनी अभियान में 1 लाख जो महिला उद्यमी हैं, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। उनका कौशल विकास, क्षमता निर्माण वगैरह, उसमें उनकी हेल्प की जाएगी। तो यशस्विनी अभियान में 1 लाख महिला उद्यमियों की हेल्प की जाएगी, खासतौर पर छोटे शहरों में, राइट। तो ये अभियान भी शुरू किया गया है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो ये स्कीम है जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, इसमें कितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं टीम योजना में जिनको सपोर्ट किया जाएगा? तो इसमें 5 लाख माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं जिनको सपोर्ट किया जाएगा। उनको पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ सिखाया जाएगा ई-कॉमर्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास ने अभी अभी किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक जॉइंट वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक उत्कृष्टता केंद्र सतत विकास के ऊपर जो है वो सेटअप किया है। तो ये इन्होंने अभी अभी सेटअप किया है लीड्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। कहाँ पे है? ये ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक जॉइंट वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। अभी अभी अभ्यास है एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसको किसने डिजाइन करा है? इस पे आप अपने जो मिसाइल वगैरह है वो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उड़ता हुआ ये टारगेट है और जरूरत पड़ने पे एक्सपेंड भी हो सकता है। तो इसको DRDO की एक लेबोरेटरी है, ADE, ऑप्शन ए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ADE जो लेबोरेटरी है, ये एक लेबोरेटरी है DRDO की, जो बेंगलोर में लोकेटेड है, उसने इसको डिज़ाइन करा है। तो हमारे जो भी ड्रोन हैं या मिसाइल हैं, ये लड़ाकू विमान वगैरह, इन सबको टेस्टिंग करने में ये काम आएगी। DRDO ने अभी जोरावर नाम का टैंक भी डिजाइन करा है लार्सन टूब्रो के साथ मिलकर। हल्का फुल्का टैंक है जो ऊंचे इलाकों में काफी आसान रहेगा इसको ले जाना, क्योंकि काफी हल्का है। अभी अभी कौन सी कंपनी ने झारखंड में कोडरमा जिला जो है वहां पे 1600 मेगावाट क्षमता का एक थर्मल पावर प्लांट, यानी ऊर्जा ताप संयंत्र लगाने का ठेका लिया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से ये ठेका भेल को मिला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये ठेका है, ये कॉन्ट्रैक्ट है 13,300 करोड़ रुपए का, 13,300 करोड़ रुपए का। अंडरस्टूड। और आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये 1600 मेगावाट का ऐसा ही थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में एक जगह है रायगढ़, वहाँ पे भी लगा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें अदानी ग्रुप ने दिया है। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं भेल को, एक 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कोडरमा में और एक 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट रायगढ़ में। कोडरमा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन से मिला है, और रायगढ़ वाला जो है वो अदानी ग्रुप से मिला है। और भेल आप जानते ही हैं कि भेल जो है वो एक महारत्न कंपनी है। अभी अभी कौन सा भारत का टाइगर रिजर्व है जो पहला टाइगर रिजर्व है जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो अगर जंगल में आग लग जाए तो उसे तुरंत पकड़ लेगा, अर्ली डिटेक्ट कर लेगा? तो इस सिस्टम का एक नाम भी इन्होंने रखा है, जिस नाम रखा है पेंटेरा, PANTERA, पेंटेरा। तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाला। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। तो जो महाराष्ट्र वाला है उसने ये सिस्टम लगाया है, राइट। तो इसकी विजुअल रेंज है 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर के अंदर कोई भी अगर आग लग जाती है तो ये उसका कैमरा, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है इसके अंदर, PTZ कैमरा,
पैन टिल्ट जूम कैमरा या PTZ कैमरा, तो वो इसे पकड़ लेगा, आग को पकड़ लेगा और फिर वो अलार्म जो है वहाँ बज जाएंगे। इससे आपदा प्रबंधन भी आसान होगा और पेड़ों को भी हम बचा पाएंगे, फायर को हम जल्दी बुझा पाएंगे। महाराष्ट्र में एक वधावन पोर्ट बन रहा है। ये 13वां बड़ा पोर्ट है, भारत का मेजर पोर्ट है। पालघर जिला जो है महाराष्ट्र का, वहां पे सेटअप किया जा रहा है। किसके द्वारा? इसके लिए कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी VPPL। VPPL में 74% हिस्सा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का और जो बचा हुआ 26% है वो हिस्सा है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का अभी अभी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकम ये अभी अभी चलाया है। किस कंट्री ने? आतंकवादी जो हैं उनको खत्म करने के लिए, आतंकवाद पे अंकुश लगाने के लिए, तो ये पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू करा है। इसका नाम है अज़्म इस्तेकम। उनका कहना है कि जो अफगानिस्तान की तरफ से उनके पास जो आतंकवाद आता है ये उस पे अंकुश लगाना चाहते हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने पहले भी शुरू करा था 2014 में, जिसका नाम था ज़र्ब-ए-अज़ब। ज़र्ब-ए-अज़ब, तो ज़र्ब-ए-अज़ब भी इन्होंने शुरू करा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान ने ज़र्ब-ए-अज़ब भी किया था और अब जो इन्होंने लेटेस्ट किया है उसका नाम है अज़्म इस्तेकम। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन जो वर्ल्ड डेयरी समिट करवा रहा है इस बार पेरिस में, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन करवा रहा है। कहाँ पे? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो होगा वो कोची केरला में होगा और जो वर्ल्ड डेयरी समिट है वो पेरिस में होगा इस साल। वो पेरिस में होगा इस साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोची केरला में ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे मिला? लंदन में। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। एशिया के लिए मिला भारत की संजना ठाकुर को, तो आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने किताब लिखी है, इस किताब का नाम है ऐश्वर्या राय। तो किताब का नाम मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पे, किताब का नाम ही है ऐश्वर्या राय। तो संजना ठाकुर को ये मिला है। इसमें 5,000 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी GBP का कैश प्राइज भी मिलता है। ठीक है, और बाकी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विनर है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है एशिया के लिए, क्योंकि वो इंडिया की हैं संजना ठाकुर। ये कॉमनवेल्थ के द्वारा दिया जाता है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर लंदन में है, राष्ट्रमंडल बोलते हैं हिंदी में। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने एक 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम बनाया है। जो हमारे स्तनधारी जीव होते हैं मैमल्स, उनके फेफड़ों का जो एनवायरनमेंट है उसको रेप्लिकेट करता है। तो इससे हम किस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं? इससे हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्टडी कर पाएंगे। भारत से हमें ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक खत्म करना है, ये हमारा टारगेट है। ये हमारा टारगेट है, तो ये मत भूलिए, ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करना है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, पिछले क्वेश्चन में मैं जिक्र कर रहा था किताब का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, तो एक अरुंधति रॉय हैं, इन्हें मिला है अभी अभी पेन पिंटर प्राइज। पेन पिंटर प्राइज, इंग्लिश पेन एक संगठन है उनके द्वारा दिया जाता है। पेन पिंटर प्राइज 2009 में शुरू हुआ था, तो ये अरुंधति रॉय को मिला है और इसका नाम हैरोल्ड पिंटर के नाम पे रखा है, जो जाने माने ब्रिटेन के नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता भी थे। राइट, और एक अवार्ड और याद रखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक को मिला है। जेनी एरपेनबेक, ERPENBACK, इनकी किताब केरोस के लिए, KAIROS के लिए। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने CM टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है। यूपी ने शुरू करा है, ध्यान रखिए, CM टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम। इसमें यूपी की सरकार 25 रिसर्चर्स को हायर कर रही है। इनको 40,000 रुपये महीना वेतन भी दिया जाएगा और ये यूपी में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ इन्हें टैबलेट्स यानी कि iPad वगैरह ये भी दिए जाएंगे जिससे वो काम कर सकें। यूपी की सरकार ने यह भी कहा है मलेरिया को हम 2027 तक खत्म कर देंगे। जून का महीना एंटी मलेरिया मंथ के रूप में भी मनाया गया था। और यूपी की सरकार एशियन किंग वल्चर को बचाने के लिए महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का भी स्थापित कर रही है और बायोप्लास्टिक पार्क भी बन रहा है लखीमपुर खीरी जिले में। भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? 35वें फॉरेन सेक्रेटरी, ये बने हैं विक्रम मिश्री। इनसे पहले थे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है उन्होंने एक योजना शुरू करी है, हमारा जो खनन मंत्रालय है, स्कीम फॉर पार्शियल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस। इसमें अगर कोई कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए काम करती है तो जो भी उनका खर्चा होगा उस पर 50% उन्हें रीइंबर्स कर दिया जाएगा। मैक्सिमम कितने रुपए तक?
तो 50% 20 करोड़ रुपए तक लेकिन उन्हें रीइंबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल भारत में 30 हैं, 30 हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सूचित किया हुआ है। उनमें से अगर आप किसी भी मिनरल की खोज में पैसा खर्च करते हो 50% आपको वापस मिल जाएगा 20 करोड़ रुपए तक। और अभी क्रिटिकल मिनरल समिट भी हुआ था दिल्ली में, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने करवाया था। भुवन पंचायत जियो पोर्टल अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये किसने डेवलप करा है? भुवन पंचायत जियो पोर्टल को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने लॉन्च करा है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद क्या है? ये सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल होगा हमारे ग्रामीण स्तर पे, तो वो सैटेलाइट का डेटा हमें देता है। जियो पोर्टल है एक, जियो स्पेशियल अवेयरनेस, जियो स्पेशियल फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ हमें देता है भुवन पंचायत पोर्टल। तो ये चौथा वर्जन इसका लॉन्च हुआ है, चौथा वर्जन जो है वो इसका लॉन्च हुआ है। भुवन पंचायत रूरल लैंड रिकॉर्ड्स मैनेज करने में ये हेल्प करता है, जमीनों की जो पट्टे होते हैं उनके फोटो वगैरह खींचता है। एक और चीज लॉन्च हुई है अभी अभी, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, ये वर्जन 5 लॉन्च हुआ है। NDEM, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्जन 5। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी के फोटोग्राफ देगा। तो ये भी लॉन्च हुआ है और ये भी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने लॉन्च करा है। जैसा नाम से पता चल रहा है ये भी हमें सैटेलाइट डेटा देगा जिससे हम आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल कर सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट या इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको मैनेज कर सकें। और अभी इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है, कमर्शियल आर्म NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलोर हेडक्वार्टर्ड है। इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करी है। स्पेस मैत्री मिशन के तहत $18 मिलियन का MOU साइन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट है एक, मतलब स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है ऑप्टिमस। उसको ऑस्ट्रेलिया लॉन्च करवाना चाहता है NSIL से 2026 में। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन्होंने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट देती है MSMEs को, उसको 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। ये स्कीम किसके द्वारा लागू होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के साथ मिलकर इसे चलाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंसर है इसका। बेसिकली ये योजना 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुई थी। इसमें जो भी MSME हैं जो अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनको लोन चाहिए तो उस पर 3% ब्याज में छूट मिल जाती है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन जो है वो मिल जाता है उन्हें, MSME मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को। तो ये योजना 5 साल के लिए शुरू की गई थी। जब शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2015, यानी से खत्म हो जाना था 31 मार्च 2020 को, लेकिन इसका विस्तार कर दिया जाता है और अब लेटेस्ट विस्तार जो है होते होते 31 अगस्त 2024 तक इसका पहुंच गया है। मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान ने एक मंच लॉन्च करा है जिसपे किसान अपनी बात रख सकते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कृषि कथा नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। कृषि कथा प्लेटफॉर्म, इस पे किसान अपनी सक्सेस स्टोरीज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी उन्हें एक्सपीरियंसेस हैं उनके वो शेयर कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है ये कृषि कथा। एक और चीज़ लॉन्च हुई है अभी अभी, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो आपको ब्याज पे छूट मिलती है। इसमें भी 3% ब्याज पे आपको छूट मिल जाती है। आप इसमें 2 करोड़ रुपए तक का ब्याज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और ब्याज में आपको 3% की छूट मिल जाएगी। ये 2 करोड़ तक का लोन आप 7 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में लॉन्च हुआ था और ये चलेगा 2025-26 तक। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को ब्याज में जो छूट मिलती है 3% की, उसके लिए देने के लिए, उसको फास्ट सेटलमेंट करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाए। इसको बनाया है हमारे कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के साथ मिलकर। यूनेस्को ने पहली बार एक साउथ कोरिया का पॉप बैंड है, K-पॉप जिसे बोलते हैं, कोरिया पॉप, उसे गुडविल एम्बेसडर बनाया है युवाओं के लिए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है 17। इस K-पॉप बैंड का नाम है 17। और यूनिसेफ ने अभी अभी करीना कपूर को भारत में अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। पिछले साल थे आयुष्मान खुराना। ठीक है, पिछले साल थे आयुष्मान खुराना। तो आंसर है 17। और यूनेस्को ने यह भी कहा है अभी अभी कि दुनिया के जो 7 सबसे ब्यूटीफुल म्यूजियम है, तो उसमें एक इंडिया का भी है। इसका नाम है स्मृति वन। ये भुज में है, कच्छ जिला, गुजरात में। अर्थक्वेक के जो विक्टिम हैं उनको याद करते हुए बना था। इसको प्री वर्से अवार्ड मिला है, PRIX, प्री वर्से, VERSAILLES, प्री वर्से अवार्ड मिला है। इनमें से कौन से 3 कंट्री हैं जिन्होंने पहली बार अभ्यास करा फ्रीडम एज? ये करा दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, ऑप्शन सी। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर एक अभ्यास करते हैं जिसको फ्रीडम शील्ड कहा जाता है, और अमेरिका और जापान मिलकर अभ्यास करते हैं जिसको कीन एज कहा जाता है। अब क्योंकि इसमें तीनों हैं तो फ्रीडम शील्ड और कीन एज को मिला दिया और बन गया फ्रीडम एज। ये भी एक याद रखने का तरीका है। ये अभ्यास जेजू द्वीप पे हुआ, जेजू आइलैंड, JEJU, जेजू, जो कि साउथ कोरिया का आइलैंड है। साउथ कोरिया का आइलैंड है जेजू।
अभी अभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पे करा? हमारा 50% जो हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं इस कंट्री में करते हैं, ये देश है अमेरिका। ये देश है अमेरिका और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है $5 अरब फाइनेंशियल ईयर 2025 खत्म होने पर। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें 60% हिस्सा जो है वो प्राइवेट कंपनियों का है और 40% हिस्सा डिफेंस सरकारी कंपनियां यानी डिफेंस पीएसयू का है। डिफेंस सेक्टर में डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन जो सरकारी कंपनियां आती हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये सब हैं। प्रोजेक्ट इंडस किसने शुरू करा है? अभी अभी प्रोजेक्ट इंडस को टेक महिंद्रा ने शुरू करा है। ये इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके लिए इन्होंने डेल, इंटेल वगैरह जो अमेरिका की कंपनियां उनकी सहायता भी ली है। और टेक महिंद्रा कंपनी इसलिए भी न्यूज़ में आई थी क्योंकि आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक लाउंज लॉन्च करा है सिंगापुर में, लाउंज लॉन्च करा है जिसका नाम है सिनर्जी लाउंज। जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर फिल्म सिटी बना रहे हैं। कहाँ पे? तो ग्रेटर नोएडा में बनेगी, सेक्टर 21 में। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 21 और जेवर एयरपोर्ट के भी बहुत नज़दीक होगी। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होगी और जो भी कमाई होगी 18% यूपी गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो ये बेव्यू कंपनी है बोनी कपूर की और भूटानी एक अलग ग्रुप है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया है। फिल्म सिटी को बनाने में खर्चा आएगा 1510 करोड़ रुपए। 1510 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने दुनिया की बेस्ट विस्की बनाई है? इंटरनेशनल स्पिरिट चैलेंज हुआ था लंदन में, तो ये बेंगलोर की कंपनी है, इसका नाम है अमृत डिस्टिलरी। अमृत डिस्टिलरी, इनकी विस्की को दुनिया की बेस्ट विस्की डिक्लेयर किया गया। ये कंपनी 1948 में शुरू करी थी राधा कृष्ण जगदले ने। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियाई परिषद का प्रेसिडेंट कौन बना है? ये दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं यूरोपियन यूनियन में, इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कई बार इन्हें पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन का गांधी भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, गांधी जी की तरह। तो एंटोनियो कोस्टा बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। और सबसे ताकतवर पद कौन सा होता है यूरोपियन यूनियन में? ये दूसरा सबसे ताकतवर है, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन और वो बनी है फिर से उर्सुला वॉन डेर लेन जो जर्मनी की पॉलिटिशियन है। इटली में पहली बार एक बुखार फैल रहा है, ओरोपूचे फीवर। ये एक वायरस से फैलता है। इस वायरस को लेकर मच्छर कौन उड़ता है? इस वायरस को लेकर जो मच्छर उड़ता है उसका नाम है कुलीसॉइड्स पेरेंसिस यानी ऑप्शन सी, कुलीसॉइड्स पेरेंसिस, राइट। और ये जो बुखार है ओरोपेचे फीवर, इसकी ये जो वायरस है इसकी खोज पहली बार त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो वेस्ट इंडीज में कंट्री है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां पे हुई थी 1955 में। 1955 में 4 से 8 दिन लगते हैं इसको फैलने में मच्छर के काटने के बाद। इसमें बुखार आता है, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होता है, सरदर्द होता है और अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाके दिमागी सूजन भी इससे आ सकती है और डेथ भी हो सकती है। इटली के साथ भारत ने इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव साइन करा है आपसी सहयोग के लिए। इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव। और इटली के अपुलिया या पुगलिया प्रांत के फसानो में G7 समिट भी इस साल हुआ था। अभी अभी इवेल्युएशन रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। भारत को किस कैटेगरी में रखा है? ये 4 कैटेगरी हैं, एनहांस फॉलोअप, ग्रे लिस्ट, रेगुलर फॉलोअप और ब्लैक लिस्ट। भारत को रेगुलर फॉलोअप में रखा है, यानी FATF भारत से बहुत संतुष्ट है। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काफी अच्छा काम किया है। तो जो बेस्ट कैटेगरी है उसमें भारत को रखा है। FATF का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है और 39 कंट्रीज मेंबर हैं FATF के, जिनमें इंडिया भी एक है। FATF का प्रेसिडेंट कौन बना है अभी 2 साल के लिए? मैक्सिको की महिला है जिनका नाम है एलिजा डे एंडा मड्राजो। एलिजा डे एंडा मड्राजो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी, सांख्यिकी मंत्रालय भारत का, उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसपे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर्वे करवाता है वो सारा, जैसे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक है, CPI है, WPI, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो भी डेटा चाहिए पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियंस, IAS ऑफिसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, सबको मिल जाएगा। इसका नाम है सांख्यिकी पोर्टल। सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स। और 29 जून को भारत में हम सांख्यिकी दिवस मनाते हैं क्योंकि जन्मदिन होता है ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का। अभी अभी तीसरा 25 टन वजनी बोलर्ड पुल टग बजरंग बना के दिया है भारतीय नेवी को। किसने? ये दिया है थाने महाराष्ट्र की कंपनी ने। इसका नाम है शॉफ्ट शिपयार्ड ऑप्शन सी। इससे पहले भी इन्होंने 2 बना के दिए थे, एक का नाम था महाबली और एक का नाम था बलजीत। नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी किसको दिया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वापस उतारने के लिए। 2030 के आसपास वो इसे वापस उतार देंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया था 5 स्पेस एजेंसी ने मिलकर। इनमें अमेरिका की नासा थी, रशिया की रोस्कोस्मोस थी, जापान की जाक्सा थी, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी। अब इसको
26 साल होने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, अब इसको उतारा जाएगा। तो $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स को मिला है। ये मिला है स्पेस एक्स को। स्पेस एक्स एक डी ऑर्बिट व्हीकल बनाएगा, इसका नाम अभी कोई नहीं रखा है, उसको वापस लाने के लिए बनाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है अभी अभी स्पेस एक्स को। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसको किसने दिया है? इसके हिसाब से वियना दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दिया है। EIU जो लंदन से ऑपरेट करता है। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। दूसरे नंबर पे है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड का शहर ज़ुरिक। ये 3 सबसे अच्छे शहर हैं रहने लायक। 173 सिटीज का इसमें रैंकिंग किया गया। INS शिवालिक हमारा जहाज गया था रिमपैक अभ्यास में भाग लेने। इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया था। कहाँ पे हुआ था? ये हवाई में हुआ था। हवाई, जहाँ पे पर्ल हार्बर भी है। हवाई प्रशांत महासागर में है, अमेरिका का द्वीप है हवाई। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास था। 29 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। 29। और अमेरिका ने अभी अभी रेड फ्लैग नाम का हवाई अभ्यास भी कराया था, तो उसमें भी हम भाग लेने गए थे। वो हुआ था अलास्का में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को किसने टॉप किया है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के मामले में कौन सा कंट्री नंबर 1 है? ये कंट्री है सिंगापुर। तो आंसर है सिंगापुर। 174 कंट्रीज की रैंकिंग इसमें की गई थी। तो सिंगापुर नंबर 1 है, डेनमार्क नंबर 2 और अमेरिका नंबर 3। भारत की रैंक है 72। भारत की रैंक है 72। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी छापता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी छापता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2024 से 2027 तक अगर सार्क कंट्रीज जो हैं करेंसी स्वैप करना चाहते हैं तो हमसे कर सकते हैं। इसके लिए कितना पैसा अवेलेबल किया है आरबीआई ने? 25,000 करोड़ यानी 250 बिलियन रुपीज। 1 बिलियन मतलब 1 अरब मतलब 100 करोड़, तो 250 बिलियन मतलब 250 इंटू 100 यानी 25,000 करोड़। ये पैसा आरबीआई ने रखा है अगर कोई भी करेंसी स्वैप करना चाहता है आरबीआई के साथ, तो 3 सालों में सार्क कंट्रीज के लिए ये पैसा अवेलेबल होगा। इसरो ने अपना सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा है GSAT-20। इसको किसने इसको ओन और ऑपरेट कौन करता है? इसका ओनर कौन है? इसको कौन ऑपरेट करेगा? इसको ऑपरेट करेगा NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ये 4700 किलो की सैटेलाइट है। तो PSLV और GSLV से नहीं लॉन्च कर सकते थे हम, तो हमने रॉकेट हायर करा है फैल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का है। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लोन दिया $60 मिलियन का? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो $60 मिलियन का लोन इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है और इसको फिर ये आगे गरीब महिलाओं को घर बनाने के लिए लोन देंगे भारत में, ऐसा इनका कहना है। उत्तर प्रदेश की सरकार बायोप्लास्टिक पार्क बना रही है। 2000 करोड़ का खर्चा इसमें होगा। कहाँ पे बनेगा? ये लखीमपुर खेरी में बनेगा। लखीमपुर खेरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनेगा। बायोप्लास्टिक प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, तो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो पर्यावरण के लिए ये नुकसान नहीं करते, नुकसानदायक नहीं है। इस बायोप्लास्टिक पार्क को कौन सी कंपनी बनाएगी? कंपनी का नाम है बलरामपुर शुगर मिल्स। बलरामपुर शुगर मिल्स नाम की कंपनी है, वो इसे बनाएगी और 2000 करोड़ में ये बनेगा। शंघाई सहयोग संगठन में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई थी ये। हमारे विदेश मंत्री गए थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। 9 कंट्री मेंबर है SCO के, अब 10वां कंट्री मेंबर बना है जिसका नाम है बेलारूस। तो बेलारूस 10वां मेंबर बना है SCO का। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में लोकेटेड है। अभी अभी हमारे कौन सा रेलवे जोन है जिसने इगतपुरी झील जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, वहां पे इंडियन रेलवेज का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया है जिसकी क्षमता है 10 मेगावाट पीक। तो ये सेंट्रल रेलवे ने लगाया है। नासिक में एक झील है जिसको बोलते हैं इगतपुरी लेक, महाराष्ट्र में। पहली बार एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडियन रेलवेज ने लगाया है। और इंडियन रेलवेज ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करा है जिसका नाम है संज्ञान। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किया है। अभी अभी भारत के खिलाड़ी जो हैं वो आने में उन्होंने देरी कर दी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। कौन सा तूफान आया था बारबाडोस में जिसकी वजह से उन्हें होटल में रुकना पड़ा? इसका नाम था हरिकेन बेरिल, BERYL। इसकी वजह से वहां का जो एयरपोर्ट था ग्रेंटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो शट डाउन रहा कई दिनों तक। ग्रेंटली एडम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा भारत के डी गुकेश और डिंग लिरेन चाइना के उनके बीच में। तो अगला वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा ये डिसाइड कहाँ पे होगा? ये चैंपियनशिप सिंगापुर में होगी। तो आंसर है सिंगापुर। डी गुकेश ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता था जो टोरंटो में हुआ था कनाडा के, और ये हक जीता कि वो डिंग लिरेन को चैलेंज कर सके। डी गुकेश जो है तमिलनाडु के हैं। हमारा संस्कृति मंत्रालय एक म्यूजियम बना रहा है, युगे युगीन भारत म्यूजियम। किसकी सहायता से? ये फ्रांस की सहायता से बनेगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। 1,54,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला होगा। इसमें भारत का गौरवशाली इतिहास जो है उसको शोकेस किया जाएगा।
$1.5 अरब भारत को किसने दिया है लोन लो कार्बन एनर्जी की तरफ जाने के लिए, यानी लो कार्बन एनर्जी के जो मेथड है उनको डेवलप करने के लिए ये लोन भारत को अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर बेजल स्विट्जरलैंड में है, और 4 आसियान कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, उनके साथ मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करा है? इसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसमें जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जैसे भारत का यूपीआई, सिंगापुर का पेनाउ, इस तरह के उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म 2026 में बन जाएगा। तो ये 4 आसियान कंट्री कौन से हैं? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अगर फिनटेक कंपनियां उनको कुछ डाउट्स हैं तो वो हमारे मुंबई हेडक्वार्टर में आ सकते हैं 2 घंटे के लिए, 3 से 5 हर रोज। इस विंडो को नाम दिया गया है क्या? इस विंडो को नाम दिया गया है फिन क्वेरी। फिन क्वेरी। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत ने मंगोलिया के साथ शुरू करा, कहां पे हो रहा है ये? तो ये अभ्यास हुआ उमरोई मिलिट्री स्टेशन, जो कि मेघालय में है, तो आंसर है उमरोई मिलिट्री स्टेशन, मेघालय। उमरोई में ही शक्ति अभ्यास हमने अभी अभी करा था 7वीं बार फ्रांस के साथ। तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास काफी पुराना और काफी फेमस अभ्यास है, भारत और मंगोलिया के बीच में ये होता है। पिछली बार 2023 में हुआ था मंगोलिया की राजधानी उलन बतर में। सेरा प्रोग्राम यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, इसने अनाउंस करा है भारत को पार्टनर कंट्री। ये अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम करेगा, अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजेगा। इसमें 6 जो सिटीजन एस्ट्रोनॉट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो भारत जाएंगे। ये प्रोग्राम किसके साथ कोलैबोरेट करके ये कंपनी कर रही है? सेरा प्रोग्राम। तो सेरा प्रोग्राम में जो कोलैबोरेशन है वो ब्लू ओरिजिन के साथ हुआ है। अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है सेरा। ब्लू ओरिजिन अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की है। इनका जो रॉकेट है उसको बोलते हैं न्यू शेपर्ड, जिसका नाम एलन शेपर्ड के नाम पे रखा है। न्यू शेपर्ड। एलन शेपर्ड पहले अमेरिका के व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो भारत जो है वो एक इसमें पार्टनर कंट्री होगा। कौन सा देश है जिसने, इस देश में जितने भी जंतु रहते हैं फोना 1,04,561 प्रजातियां रहती हैं, उनका डेटाबेस तैयार करा है? ये करा है भारत ने। भारत की तरफ से भारत प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अधीन काम करता है, उन्होंने इस डेटाबेस को तैयार करा है। कौन से कंट्री ने नए बैंक नोट निकाले हैं जिनमें होलोग्राम पोर्ट्रेट है? होलोग्राम पोर्ट्रेट 3D होते हैं, अगर आप नोट को घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि साथ साथ जिसकी फोटो है वो भी घूम रहा है। तो ये जापान ने करे हैं नए येन बैंक नोट, अभी अभी निकाले। अभी अभी साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल, यहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये किसने ओपन करा है? एयर इंडिया ने। कहाँ पे करा है? तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में करा है। महाराष्ट्र के अमरावती में ओपन किया है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य की स्कीम है? पहले इसे वाईएसआर भरोसा बोलते थे, अब बोलते हैं एनटीआर भरोसा, क्योंकि एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और क्योंकि अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं तो अब आ गए चंद्रबाबू नायडू। तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना जो है वो पेंशन योजना, इसमें समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उन्हें जो पेंशन दी जाती है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। भारत ने अभी अभी बहुत ही सक्सेसफुली सेबेक्स 2 नाम का विस्फोटक तैयार करा है। ये बनाने का ठेका किसे दिया है? ये बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है नागपुर की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड को। जो स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव आता है, विस्फोटक आता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये उससे दुगना ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा घातक है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड इसे बनाएगा। सीबीडीटी का चेयरमैन कौन बना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये बने हैं मिस्टर रवि अग्रवाल। इनसे पहले थे नितिन गुप्ता। सीबीडीटी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। स्पेन में एक टूर्नामेंट हुआ लियो मास्टर्स चेस चैंपियनशिप, 10वीं बार जीता है किसने? विश्वनाथन आनंद ने जीता है। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और स्पेन ने अभी जो है इंग्लैंड को हरा के यूरो यानी यूरोपियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीता है, जो जर्मनी में हुआ था। $170 मिलियन का लोन भारत के हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए किसने दिया है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, जिससे हमारा जो हेल्थ केयर प्रिपेयर्डनेस है, फ्यूचर पैंडेमिक अगर कोई आ जाए तो हम ज़्यादा उसके लिए तैयार रह सकें। हमारे कोयला मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च करा है। यूपीएससी में जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं प्रीलिम में, उनको मेंस की तैयारी के लिए दिया जाएगा 1 लाख रुपए। ये उन बच्चों को दिया जाएगा जिनकी सालाना आमदनी जो है पूरे परिवार की 8 लाख रुपए से कम है। जो कोल इंडिया लिमिटेड, आंसर है ऑप्शन ए, कोल इंडिया लिमिटेड जिन जिलों में माइनिंग करता है उनमें रहते हो और SC ST या थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर समुदाय से आते हो तभी उन्हें मिलेगा। तो 39 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड माइनिंग करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कोल इंडिया लिमिटेड ने भेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ मिलकर कंपनी बनाई है जिसका नाम है BCGCL यानी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसमें 51% हिस्सा है कोल इंडिया लिमिटेड का और 49% हिस्सा है भेल का।
और BCGCL जो है ये कोल गैसिफिकेशन करेगी। हमारा टारगेट है 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन हमें करना है 2030 तक। स्मार्ट सिटीज मिशन को भारत सरकार ने कब तक एक्सटेंड कर दिया है? स्मार्ट सिटीज मिशन को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, तो ये अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2025 तक, राइट। तो लगभग 8000 प्रोजेक्ट थे, जिनमें से 90% यानी लगभग 7200 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, 10% प्रोजेक्ट बचे हैं। तो ये मिशन स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को। हमें 100 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं भारत में बनाने हैं। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर इनको 800 टन वजनी ओशियन गोइंग टग बनाने का ठेका दिया है? ये बांग्लादेश ने दिया है। गार्डन शिप बिल्डर इनके लिए 800 टन क्षमता का एक ओशियन गोइंग टग जो है वो बनाएगा। मैत्री अभ्यास करने भारत की आर्मी चली गई है कौन से कंट्री में? मैत्री अभ्यास हम करते हैं थाईलैंड के साथ। पिछली बार 2019 में हुआ था, पिछले 5 साल से नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल हो रहा है। 13वीं बार हो रहा है भारत और थाईलैंड के बीच में। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो थाईलैंड में एक किला है जिसको बोलते हैं फोर्ट वचीरा प्राकन, VACHIRA वचीरा प्राकन PRAKAN। ये थाईलैंड के ताक राज्य में आता है। TAK ताक, राज्य का नाम है ताक। और थाईलैंड के साथ हमने समुद्री अभ्यास भी करा था पिछले साल, जिसका नाम है एक्सरसाइज अयुत्थाया। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसमें ऊपरी सीमा 65 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो आपको बताना है कौन से राज्य की योजना है। ये महाराष्ट्र की योजना है। इसमें जो महिला है उसको उसके अकाउंट में 1500 रुपये हर महीना दिया जाता है। तो पहले इसमें आयु सीमा थी 21 से 60, अब है 21 से 65। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MSMEs जो हैं, अगर उनके पास सेल्स इनवॉइस है 1 लाख रुपए तक के, तो उनके अगेंस्ट वो लोन ले सकते हैं। ये शुरू करा है। इस लोन सोल्यूशन का नाम क्या है? इसका नाम है MSME सहज। MSME सहज। पहला कंट्री कौन सा है जिसने, अगर आप गाय पालते हैं तो उस पर कार्बन एमिशन होगा, क्योंकि गाय किसी भी जीवित प्राणी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो उस पर टैक्स लगेगा। तो ये लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कंट्रोल करने के लिए इसने टैक्स लगाया है। लाइव स्टॉक यानी मवेशियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर। ये देश है डेनमार्क। ये देश है डेनमार्क, और डेनमार्क के साथ हमने अभी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन किया हुआ है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने क्रिटिक GPT लॉन्च करा है? अगर चैट GPT में कोई कमी है, एरर है, तो उसको ये ढूंढ लेगा। ये भी करा है OpenAI ने। चैट GPT इनका ही प्रोडक्ट है। OpenAI कंपनी के CEO हैं सैम ऑल्टमैन। OpenAI का ही है चैट GPT, चैट GPT 4, चैट GPT ओमनी और चैट GPT एडू, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ये सब इनके हैं। इन्होंने अभी वॉइस मशीन भी लॉन्च करा है, जिसमें एक पर्सन की आवाज़ आसानी से रेप्लिकेट की जा सकती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे कितना ब्याज मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई करा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हर 3 महीने में जो है ये इंटरेस्ट रेट बताता है। तो जुलाई से सितंबर तक की तिमाही के लिए आपको कितना मिलेगा? आपको याद रखना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो इसमें मिलेगा 7.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में मिलेगा 8.2%। सुकन्या समृद्धि में भी 8.2%। किसान विकास पत्र में 7.5%। पैसा आपका 115 महीनों में डबल हो जाएगा, क्योंकि किसान विकास पत्र में पैसा आपका डबल हो जाता है मैच्योरिटी पे। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिलेगा 7.1। हमारी आर्मी ने एक 4G मोबाइल बेस स्टेशन तैयार करा है। किसी प्राइवेट कंपनी से करवाया है। किससे करवाया है? ये कंपनी है बेंगलोर की। इसका नाम है सिग्नलट्रॉन। सिग्नलट्रॉन चलता फिरता है, आप इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। जहाँ भी ले जाएंगे रख दीजिए, वहाँ पे ये आपको 4G दे देगा, नेटवर्क दे देगा। तो टावर वगैरह की ज़रूरत नहीं, आप इसको बस ले जाइए उठा के। और ये है भी हल्का फुल्का, 7 किलो का है, 4G बेस स्टेशन। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सयाद्री। इसको कहा जाता है नेटवर्क इन अ बॉक्स, यानी चलता फिरता आपके पास नेटवर्क है जहाँ भी जा रहे हैं। सयाद्री इसका नाम रखा है। एक नया मालवेयर है जिसने एंड्रॉयड यूजर्स को परेशान करा, उनका बैंकिंग डेटा चुरा लेता है फ़ोन से। इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्नो ब्लाइंड। स्नो ब्लाइंड। बोर्नियो एक द्वीप है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बोर्नियो। वहाँ पे जो हाथी पाए जाते हैं वो एशियाई हाथी से छोटे होते हैं। तो IUCN ने पहली बार उनको एक असेस किया है। इनकी कैटेगरी क्या रखी है? इनकी कैटेगरी जो है वो है एंडेंजर्ड, यानी विलुप्त प्राय, यानी डेफिनेटली ये खतरे में है। तो आंसर है एंडेंजर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने 3 उनकी पहल है जिनकी 9वीं एनिवर्सरी मनाई। इनमें से कौन सी वो नहीं है? ये तीनों लॉन्च हुई थी 25 जून 2015 को। तो अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत ये है, स्मार्ट सिटीज मिशन भी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी है। तो आंसर है डिजिटल इंडिया मिशन। इनमें से नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। टेलीकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन आ गए हैं, 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रेगुलेशन रिलीज करें? ये करें TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपको TRAI का चेयरमैन बनना है तो 30 साल का तजुर्बा चाहिए, और मेंबर बनना है तो 25 साल का तजुर्बा चाहिए। इसके इतना ही नहीं, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 9 सिम सिर्फ रख सकता है, 9 सिम। और अगर वो जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट से है तो 6 सिम वो रख सकता है। ये सारी अंकुश लगाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 26 मेंबर की कमेटी बनाई है GDP डेटा रिवाइज करने के लिए। बेस ईयर हमें रिवाइज करना है।
तो इसके लिए एक कमेटी बनाई है। उसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे विश्वनाथ गोलदर, जाने माने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं ये। तो जीडीपी हम जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम बेस ईयर क्या लेते हैं? हम लेते हैं 2011-12, लेकिन अभी हमें रिवाइज करना है, अभी हमें चाहिए 2020-21, तो उसके लिए कमेटी काम करेगी। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने हैदराबाद की कंपनी मॉस्चिप और जापान की कंपनी सोशियोनेक्स के साथ मिलकर एक AUM बनाया है? एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर प्रोसेसर है ये। तो ये बनाया है CDAC ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अधीन ये काम करता है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसने शुरू करी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपने सुना होगा, जिसमें किसानों को उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए मिलते हैं हर साल, 3 ट्रांचेस में 2-2 हज़ार की। अब है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उन्हें, राजस्थान सरकार देगी। ये 2,000 एक साथ नहीं मिलेंगे बल्कि 3 ट्रांचेस में मिलेंगे। तो ये भी 3 ट्रांचेस मिलेंगे, 1,000, 500 और 500। यानी आप कह सकते हैं राजस्थान में जो किसान है उसे 8,000 रुपए मिलेंगे, 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से और 2,000 राज्य सरकार की तरफ से। तो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। भारत के अतिरिक्त यानी एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? इसमें कंफ्यूज मत होना, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अलग होता है, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अलग होता है। एडिशनल बने हैं राजेंद्र खन्ना, जो कि रॉ के चेयरमैन रह चुके हैं, और डेप्यूटी बने हैं 2 लोग, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। इकोज ऑफ फेथ किताब किसने लिखी है? अशोक लवासा और उनकी पत्नी नोवेल लवासा ने लिखी है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी किसके पास है? यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल है हर 6 महीने में उसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। अगले 6 महीनों के लिए यानी कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए इनकी अध्यक्षता होगी हंगरी के पास। संपूर्णता अभियान किसने शुरू करा है? ये जो आकांक्षी जिले हैं 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 500 आकांक्षी ब्लॉक, उनमें 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर हैं, उनको 100% अचीव करने के लिए कराया नीति आयोग ने। तो आंसर है नीति आयोग। एयर मार्शल BR चौधरी जो है हमारे एयर चीफ मार्शल, हमारी एयरफोर्स के हेड, उन्होंने वेपन सिस्टम स्कूल लॉन्च कराया अभी। कहाँ पे करा है? वेपन सिस्टम स्कूल। यहाँ पे एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उन्हें वेपन की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, हर तरह के वेपन चलाने की शिक्षा दी जाएगी। तो ये हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। हैदराबाद में कहाँ? बेगमपेट हैदराबाद में ये लॉन्च हुआ है। बेगमपेट एक जगह है, तो वेपन सिस्टम स्कूल जो है वो वहां पे इन्होंने लॉन्च किया है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का चेयरमैन कौन बना है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में इसका हेडक्वार्टर है। ये बने हैं साउथ अफ्रीका के व्यक्ति जिनका नाम है एडवर्ड की स्वेटर। तो आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड की स्वेटर। लोकपत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश की सरकार ने करी है। अगर आप सड़कों में कोई कमी देखें, गड्ढे वगैरह, तो आप इस पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपकी शिकायत पे कार्रवाई हो जाएगी। 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप, ये दूसरी बार भारत ने जीता। पहली बार कब जीता था? 2007 में जीता था। 17 साल के बाद हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली और मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे जसप्रीत बुमराह। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।